नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वापसी कहानी का मैं वाचन करूंगी। इस कहानी की लेखिका है उषा प्रियवंदा। तो लेखिका का परिचय हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद कहानी की कथावस्तु को भी देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। चले आगे बढ़ते हैं। उषा प्रियवंदा का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर और इलाहाबाद में हुई। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका रही। बाद में उन्होंने विदेश में भी अध्यापन कार्य किया। वे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में लिखती है। उन्होंने उपन्यास और कहानियाँ साथ साथ लिखी है। 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका उनकी बहुत चर्चित उपन्यास है। तो उषा प्रियवंदा की बहुत चर्चित उपन्यासों में 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका ये सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। उनकी कहानियाँ हैं अनुभूतिजन्य। अपने लेखन के संबंध में उनके विचार इस प्रकार है। मेरी कहानियों के पीछे एक बीज जरूर होता है, एक विचार, एक इमेज, एक अनुभव या एक अनुभूति। मेरी प्रिय कहानियाँ वे हैं जो एक फ्लैश में जन्मी और मैंने लिख डाला। सृजन क्रिया मेरे अंतर्मन में बराबर चलती रहती है। एक दिन इस इंतज़ार में गुजरता है कि न जाने कब क्या मन को यूँ छू ले कि एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए। आइए कथासार को देखते हैं। उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी। वापसी कहानी पारिवारिक समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें लेखिका उषा प्रियवंदा ने आधुनिक युग की परिवर्तन और परिस्थिति की युवा पीढ़ी की जो मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया है। भावात्मक आदान प्रदान की समाप्ति के परिणाम स्वरूप उसके मन में अवसाद और घुटन भर जाती है और जीवन में अकेलापन, छटपटाहट महसूस करती है। पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में गजाधर बाबू मानो ये सारे दुख झेलने को अभिशप्त है। जीवन संघर्ष में चैन की सांस लेने को फुर्सत न पाने वाले गजाधर बाबू केवल स्नेह की आकांक्षा रखते थे। सेवा मुक्त जीवन में वह भी जब उनको नसीब नहीं होता तो एक थके हारे इंसान की तरह वे अपने परिवार से दूर रहने को बेहतर समझते हैं। यही उनकी नियति है। इस कहानी में आधुनिक जीवन, परिवेश की कृत्रिमता, बिखरते बिगड़ते संबंध, मध्यवित्तीय परिवार की आर्थिक कठिनाइयाँ, विघटनशील संयुक्त परिवार, अलगावपन, वैचारिक भिन्नता, पुरानी पीढ़ी के प्रति अशालीन व्यवहार, मिथ्या आत्मसम्मान बोध, नई पीढ़ी में उत्तरदायित्व का अभाव, बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा और बुजुर्गों का मानसिक तनाव आदि चित्रित हुआ है। कहानी में गजाधर बाबू मुख्य चरित्र है। वे 35 साल तक रेलवे में नौकरी कर चुकने के बाद अवकाश ले चुके हैं। उन्होंने शहर में एक छोटा सा मकान बना लिया है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिवार को शहर में रहने दिया और अधिकतर समय परिवार से दूर अकेले रेलवे क्वार्टर में रहने को विवश हुए। अवकाश प्राप्त होने के बाद पुनः अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने की मधुर कल्पना से अभिभूत होकर उन्हीं दिनों की प्रतीक्षा करने लगे थे। उन्होंने कभी कभी अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिनों की याद को करते हुए स्टेशन से वापस आने तक उनकी पत्नी जो उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी,
पत्नी उनको गरम गरम रोटियां बड़े प्यार से खिलाती थी। पत्नी की सजल आँखों की मुस्कुराहट उनकी थकान दूर कर देती थी। वे भी बच्चों से खेलते बोलते और पत्नी से हंसी मजाक करते रहते थे। वे फिर अकेले जीवन के सूनेपन को भरने पुनः परिवार से रहने की कल्पना में क्वार्टर छोड़ने के दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। रानीपुर में पैसेंजर भले ही लेट पहुँचे पर गणेशी उन्हें समय पर गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ परोस देता था। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई डालकर कांच के गिलास में ऊपर तक भरी बढ़िया चाय दे देता था। जब वे क्वार्टर छोड़कर घर जाने की उतावली में थे, तब गणेशी उनका बिस्तर बांध देता है और उनकी पसंद का ख्याल रखकर गणेशी की पत्नी बेसन के कुछ लड्डू भेज देती है। इतने आदर और परिचित संसार छोड़ने को गजाधर बाबू विवश है, इसीलिए विषादित हो जाते हैं। गणेशी की बेटी की शादी कर देने और ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने का गजाधर बाबू आश्वासन देते हैं। पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने और वर्षों बाद भरे पूरे परिवार का आनंद की कल्पना से नौकरी के जीवन से बिछुड़ने का दुख उन्हें नहीं सता पाता। उनकी आशा है कि उनकी उपस्थिति में परिवार में खुशहाली छा जाएगी, परिवार में उनका भव्य स्वागत होगा। खुशी से सभी का मन मयूर नाच उठेगा। उन्होंने भी परिवार के मुखिया के रूप में अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया है। वे बड़े लड़के अमर और बड़ी लड़की कांति की शादी कर चुके थे। नरेंद्र और बसंती कॉलेज में पढ़ रहे थे। शहर में भी उनका एक मकान था जो उन्होंने खुद बनवाया था। गजाधर बाबू घर पहुंच जाते हैं तो अपनी आशा के अनुरूप उनका स्वागत नहीं होता। सब उनकी उपस्थिति से असहज भाव का अनुभव करते हैं। किसी को बेरोक टोक आज़ादी नहीं मिल पाती है। सब गजाधर बाबू से कटे हुए रहते हैं। गजाधर बाबू अपने घर पर एक अनचाहे मेहमान बन जाते हैं। जीवन साथी पत्नी भी उनकी भावनाओं का आदर नहीं करती, न उनके प्रति कोई हमदर्दी रखती है। पत्नी ठंडे दिल से कोई सलाह मशवरा नहीं करती, बल्कि अपनी खीज और शिकायत से गजाधर बाबू के दिल को ठेस पहुंचाती है। गजाधर बाबू को पत्नी की बेदर्दी और दिल दुखाने वाली बात बहुत ही अखरती है। गजाधर बाबू परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार की मान मर्यादा को बरकरार रखने, सेवानिवृत्त होने के बाद कम हो गई सीमित आय से परिवार के पोषण में किफ़ायती लाने, बच्चों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, पर हर प्रयास में वे असफल रहते हैं। गजाधर बाबू से कोई दिल खोलकर बात नहीं करता। उनको समय पर चाय मिलने की बात तो दूर, मांगने पर ही चाय मिलती, वह भी फीकी। उनको नाश्ते के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनकी पत्नी पूजा पाठ समाप्त करके चौके में आती है। वह भी अकेली रसोई का सारा काम संभालती है। बहू बेटी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसकी सहायता भी नहीं करती। वह सिर्फ शिकायत करती है। वह यह कहकर अपनी नाराज़गी जाहिर करती है कि गृहस्थी चलाते हुए वह बूढ़ी हो गई, पर न मन का पहना उसने ओढ़ा और न अपने मन के अनुसार उन्होंने रहा। वह बेटी बसंती के आचरण से खिन्न है। शिला के घर में बड़े बड़े लड़के हैं और उसके घर पर वे हर वक्त घुसे रहते। यह उसे नहीं सुहाता, पर बेटी बात नहीं सुनती। अमर के मित्रों का अपना और बैठक में बैठकर बहू का उनसे मिलना उसे अच्छा नहीं लगता, पर उसकी कोई परवाह नहीं करता।
गजाधर बाबू बच्चों की झूठी शान शौकत, बेदर्दी, उदंडता, उत्तरदायित्वहीनता से तंग आ जाते हैं और उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और मधुर कल्पना मुरझा जाती है। वे परिवार में अनुशासन लाने के लिए पहले बसंती को पढ़ने का काम सुबह करके शाम को खाना बनाने का भार सौंपते हैं। वे बहू पर दिन का खाना बनाने का भार सौंपते हैं। खर्च में कटौती करने के लिए वे नौकर को छुड़ा देते हैं। शीला के घर जाते समय वे बसंती को रोकते हैं, पर परिणाम उल्टा होता है। बसंती जानबूझकर खाना खराब बनाती है। उनके स्वच्छंद घूमने फिरने पर पाबंदी लग जाने से वह रूठकर पिताजी से रूठकर बोलना बंद कर देती है। उससे छिपकर घर के पिछवाड़े से वह जाती है और उनसे बचकर रहने लगती है। बेटी का ऐसा व्यवहार गजाधर बाबू को बहुत ही पीड़ा देती है। बेटी की शादी के लिए उनका उत्साह दब जाता है। गजाधर बाबू का आदेश मानकर बहू सुबह का खाना बनाती है, पर काम में उसका कोई लगाव नहीं है। वह चौका खुला रखकर कहीं चली जाती है तो बिल्ली घुसकर दाल की पतीली गिरा देती है। वह बेदर्दी से 15 दिन का राशन 5 दिनों में समाप्त कर देती है। अमर को वे मौका बेमौका टोक देते हैं तो वह अलग रहने की इच्छा अपनी माँ के माध्यम से गजाधर बाबू तक पहुँचा देता है। वे नौकर को छुड़ा देने से बेटा बहू बेटी सब अपनी अपनी नाराज़गी बता देते हैं। नरेंद्र साइकिल पर गेहूं लेकर आटा पिसवाने को मना करता है तो बसंती कॉलेज से आकर झाड़ू लगाने से इनकार करती है। बहू व्यंग से अमर को बताती है कि बाबूजी ने खर्च काटने के लिए नौकर को निकाल दिया है। अमर चाहता है कि वे चुपचाप पड़े रहे, किसी काम में दखल न दे। गजाधर बाबू अपने घर में एक अनचाहे मेहमान की तरह बनकर रह गए हैं। घर में पर्याप्त कमरों का अभाव होने से गजाधर बाबू के लिए बैठक में एक कोने में छोटी सी चारपाई डाल दी जाती है। इससे अमर के दोस्तों के आने जाने में एक प्रकार से अघोषित प्रतिबंध लग जाता है। गजाधर बाबू को उस दिन बड़ा सदमा पहुंचता है जिस दिन उनकी चारपाई बैठक से हटाकर पत्नी की कोठरी में गठरियों और कनस्तरों के बीच डाल दी गई थी। गजाधर बाबू सोचते हैं कि घर में चारपाई की तरह उनकी उपस्थिति अस्थायी और अनावश्यक समझी जाने लगी है। वे परिवार के लिए अनचाहे अनजाने मेहमान की तरह है। उनकी आत्मीयता भरी जिंदगी की चाह मुरझा जाती है। वे परिवार में रहकर भी अकेलेपन का अनुभव करते हैं। वे अब अनमने रहने लगे। वे परिवार के किसी काम में दखल न देने का निर्णय ले लेते हैं। वे नरेंद्र से कारण बिना पूछे उससे मांगने के मुताबिक उसे पैसे दे देते हैं। देर रात तक बसंती को लौटने पर भी वे उसे नहीं डांटते। अपनी आंखों के सामने घर में फैल रही अस्त व्यवस्था को देखते हुए भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। इस पर भी वे घर का अंग बन नहीं पाते हैं। गजाधर बाबू की पत्नी भी पति के दिल के आघात को समझ नहीं पाती और पति के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेती। उनकी मन की गहराई में उछलने वाले तूफान को वह देख नहीं पाती। वह पति के सामने 2 वक्त भोजन की थाली रख देने के बाद अपने कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। अब पत्नी के जीवन के केंद्र में पति नहीं, चौका ही रह गया था। सजी हुई बैठक में चारपाई की उपस्थिति जिस प्रकार असंगत लगती थी, उसी प्रकार परिवार में गजाधर बाबू की उपस्थिति भी असंगत प्रतीत हुई। उनको लगा कि सभी उन्हें पैसे कमाने वाला एक यंत्र समझते रहे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा,
कितने साल तक निसंगत जीवन बिताना पड़ा। उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी को उनके प्रति सहानुभूति नहीं होती। घर का मालिक होकर भी घर में उपेक्षित जीवन व्यतीत करना उन्हें असहनीय लगने लगा। उनको लगा कि वे जिंदगी हार गए हैं। उनको लगा कि नौकरी के दौरान उनका बीता हुआ जीवन आत्मीयता भरा, सुखद और खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। घर छोड़कर कहीं वे वापस चले जाने का निश्चय कर लेते हैं। संयोग से उन्हें राम जिमल चीनी मिल में नौकरी मिल जाती है। वे परिवार के सामने व्यक्त करते हैं कि घर में खाली बैठे रहने की अपेक्षा फिर से नौकरी करके कुछ कमा ले। घर में 4 पैसे आए तो अच्छा है। वे यह भी बता देते हैं कि अवकाश पाकर लौटने के बाद परिवार के साथ रहने की चाह तो मन में थी, पर मुझे नौकरी करने जाना होगा। वे अपनी पत्नी के साथ चलने का प्रस्ताव रखते हैं तो पत्नी गृहस्थी और अविवाहित लड़की को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। गजाधर बाबू हताश भरे स्वर में कहते हैं कि मैंने वैसे ही कह दिया था, पर तुम यहीं रहो। फिर वे अकेले जाने को तैयार हो जाते हैं। इससे सब खुश नजर आते हैं। नरेंद्र उनका बिस्तर बांध देता है और रिक्शा बुला लाता है। उनके चले जाने के बाद परिवार में फिर से स्वाभाविकता लौट आती है। सभी को मनमानी आज़ादी मिल जाती है। सभी के दोस्तों से अड़चन डालने वाला एक कांटा निकल जाता है। सभी चैन की सांस लेते हैं। इस खुशी से बहू और बेटी अमर से सिनेमा देखने का अनुरोध करते हैं। पत्नी अपने कमरे से चारपाई हटा देने को कहती है। गजाधर बाबू की वापसी नौकरी की जगह से घर में नहीं, बल्कि घर से नौकरी की जगह पर हो जाती है। आइए इस कहानी की समीक्षा पर एक नज़र डालते हैं। इसके मुख्य पात्र जो गजाधर बाबू है, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी की मानसिकता में आए अंतर के कारण समाज में फैली विसंगतियों और विडंबनाओं की भयानकता को उजागर किया गया है। गजाधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतीक के रूप में ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, आदर्शवादी, कर्म के प्रति श्रद्धालु, कुलीन मर्यादा के प्रति सजग, अपनी हैसियत के अनुसार जीने वाले, विनोदी, संयुक्त परिवार की स्थिति को बरकरार रखने वाले, मानवीय गुणों के प्रशंसक, सहानुभूतिशील व्यक्ति के रूप में आते हैं। उनके बेटे बेटी बहू नवीन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आदर्शवादी, हृदयहीन, आडंबर प्रिय, झूठे प्रदर्शन प्रिय, स्वार्थ, कुलीन मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले, कर्म विमुख, संयुक्त परिवार को तोड़ने वाले, कटुभाषी और बुजुर्गों के प्रति अशिष्ट है। लेखिका ने यहाँ गजाधर बाबू की आंतरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके समाज में वृद्धों की समस्याओं तथा भोगे हुए जीवन का यथार्थ प्रस्तुति किया है। कला की दृष्टि से भी यह कहानी की समीक्षा करने से यह एक सफल कहानी सिद्ध होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी को पढ़ा, समझा। धन्यवाद।